हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी की डी रॉ सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HAS एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। आपके पिछले एक साल में जो भी रैंक्स एंड रिपोर्ट न्यूज़ में थी उन सब के बारे में देखेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी बच्चे HAS एग्ज़ाम की आने वाले एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। इसके अलावा हम स्टेट स्पेसिफिक जो GK है उसको भी कवर करवाते हैं। तो एक बार जाकर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। सबसे पहले बात करते हैं IPCC की जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो IPCC है 1988 में दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया गया था, दैट इज़ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया था। अब इस IPCC को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अगर जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी साइंटिफिक बेसिकली स्टडी वगैरह करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IPCC को दी गई थी। IPCC जो है वो रिपोर्ट्स निकालते आ रहे थे इतने सालों से। अभी तक उन्होंने 5 रिपोर्ट्स जो हैं वो निकाल दी थी। अभी जो 6th रिपोर्ट है उसके 3 पार्ट्स में ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुई है। जैसे कि अगर मैं 5 रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात करूँ तो एक जो सबसे पहली रिपोर्ट थी 1990 के अंदर आई थी, नेक्स्ट 1995 के अंदर आई थी, फिर 2001, 2007, 2015 के अगली रिपोर्ट्स इन 3 सालों में आई थी। और अभी रिसेंटली जो 6th रिपोर्ट है उसका क्योंकि 2nd पार्ट अभी रिलीज़ हुआ है तो इस 6th रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो 6th रिपोर्ट है वो 3 फेजेज़ में इन्होंने निकाली है। जो सबसे पहला फेज़ है वो पिछले साल निकल चुका था, जिसके अंदर इन्होंने बात करी थी कि फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे की साइंस क्या है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में ये बताया था कि जो हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री इंक्रीज कर रहा है वो 2040 तक अचीव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2040 तक ही हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने सेकेंड रिपोर्ट के अंदर बताई। इन द सेम वे अगर मैं थर्ड रिपोर्ट की यहाँ पे बात करूँ तो थर्ड रिपोर्ट के अंदर वो ये चीज़ बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपने इन तीनों रिपोर्ट्स का जो मेन थीम है उसके बारे में आपने याद रखना है। IPCC के बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जो कि ऑफ कोर्स पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड थी और उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो इरेडिकेट हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड ही वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और बोला कि अभी तक जो इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो एलिमिनेट नहीं हुई है, ऑल्दो ये पुराने सालों से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। अगर मैं बात करूँ इस रिपोर्ट के नाम की कि इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डेकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का नाम है, इसके बारे में आपने याद रखना है। ऐसे ही उन्होंने रिपोर्ट के अंदर बताया कि 2011 के अंदर जो पॉवर्टी थी और 2019 के अंदर जो पॉवर्टी है, इस टाइम पे जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी है वो कुछ परसेंटेज जो है वो डिक्रीज कर चुकी है। दैट इज यहाँ पे 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स डिक्रीज कर चुकी है। इन द सेम वे उन्होंने ये भी बताया कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉवर्टी है वो भी डिक्रीज कर गई है। यहाँ पे आप इसका डाटा जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट के बारे में जो कि है साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस। ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट है, दैट मीन्स साल में ये 2 बार रिलीज करी जाती है और ये जो रिपोर्ट है वो फोकस करती है साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर। यहाँ पे कुछ ही कंट्रीज है जिनके बारे में ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि इस टाइम पे इनके अंदर क्या क्या ग्रोथ चल रही है। जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज ये कवर करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दैट इज़ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब जो साउथ एशियन वाला रीजन है वहाँ पे भी एक अलग से ही ऑफिस है जो कि इस रिपोर्ट को निकालता है और ये चेक करता है कि साउथ एशियन वाले रीजन में जो ग्रोथ है वो बेसिकली साउथ एशिया वाले रीजन में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। इन सब चीज़ों के बारे में ये जो रिपोर्ट है वो बताती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर काउंसिल निकालती है जिसका नाम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे विंड को यूज़ करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी उसके ऊपर ये
जो रिपोर्ट है वो बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि विंड जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जैसे ही विंड चलती है उसकी वजह से जो टर्बाइन्स हैं वो घूमते हैं और अल्टीमेटली वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो सकती है। और इन्होंने ये बताया है कि आने वाले कुछ सालों में जो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इवन इन्होंने ये भी बताया कि जैसे इंडिया के अंदर 2021 तक कितने गीगावाट ऑफ जो एनर्जी है वो विंड से प्रोड्यूस हो रही थी, और आने वाले कुछ सालों में ये जो इंस्टॉलेशन है वो इंक्रीज़ होने वाली है। जैसे उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक का उनका 5 गीगावाट का टारगेट था, इन द सेम वे 2030 का उनका 30 गीगावाट का टारगेट था कि हम इतनी गीगावाट की जो एनर्जी है वो विंड से बेसिकली प्रोड्यूस करने वाले हैं, विंड टर्बाइंस को यूज करके प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आपने इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो 2005 से रिलीज होती आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब नीति आयोग पूरे हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें ये चेक करती है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को वो रैंक करते हैं। जो स्टेट होती है, स्टेट्स होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है, इन द सेम वे स्मॉलर स्टेट्स को अलग कर दिया जाता है और यूटीज़ को अलग कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना ध्यान दिया है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ किए हैं। इन द सेम वे एनर्जी के ऊपर कितना ध्यान दिया है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दिया होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है वो कम होगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो रैंक्स हैं अगर याद हो जाते हैं तो ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लार्जेस्ट स्टेट्स के अंदर रैंक्स हैं वो सबसे ऊपर गुजरात है, फिर केरला है और फिर पंजाब है। इन द सेम वे स्मॉलर स्टेट्स के अंदर गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज में सबसे ऊपर चंडीगढ़ है, देन इज दिल्ली एंड देन इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इवन यहाँ पे जो नीति आयोग है अलग अलग स्टेट को अलग अलग स्कोर जो है वो प्रोवाइड करता है। स्कोर के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है। जैसे कि 46 से ऊपर का जो स्कोर होगा उसको हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में डाल देते हैं। इन द सेम वे आपने इन कैटेगरीज के बारे में भी ध्यान रखना है। अभी तक कोई भी ऐसी स्टेट नहीं मिली है जो कि एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में लाई कर रही है। दैट मीन्स हर एक स्टेट ने अबव 36 जो है वो अचीव किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन द सेम वे एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर बेस्ड है। किसने निकाली है? काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर ने इस रिपोर्ट को निकाला है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन क्लाइमेट इन चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, आपने इसकी रिपोर्ट का नाम याद रखना है, किसने निकाला है वो याद रखना है, और आपने ये याद रखना है कि इन रिपोर्ट ने थोड़ी चीज़ें कि क्या क्या बताया है। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि आने वाले 20 सालों के अंदर जो फॉरेस्ट फायर हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी। इवन यहाँ पे इन्होंने जो पैटर्न है उसका भी चेंज बताया कि जो पहले फॉरेस्ट फायर होती थी वो बहुत ज़्यादा समर वाले जो मंथ्स हैं उनके अंदर होती थी, लेकिन अभी स्प्रिंग वाले मंथ्स के अंदर ही फॉरेस्ट फायर होनी शुरू हो चुकी है। और इवन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर भी जो फॉरेस्ट फायर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी है। अगर मैं काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर बेस्ड है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देती है, और जैसे कि इन्होंने फॉरेस्ट फायर के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज करी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडेक्स है जिसको हम वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जो फूड प्राइजेस है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। पहले एक बास्केट में कितने यहाँ पे जो आइटम्स है वो आ जाते थे कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज़ में, कुछ रुपीज़ में, लेकिन अब जो उनका प्राइसेस है वो इंक्रीज कर गया है। इस चीज़ के बारे में ये जो इंडेक्स है वो बताता है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर इन्होंने ये बताया है कि 2011 के मुकाबले यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो महंगाई है फूड प्राइस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी है। अगर मैं बात करूँ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये 1996 में इन्होंने इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तब से ये इस रिपोर्ट को निकालते आ रही हैं। एंड अगेन इस रिपोर्ट को निकालने के लिए कोई ना कोई बेस ईयर तो चाहिए कि भाई किस ईयर के मुकाबले जो महंगाई है वो इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे इनके जो बेस ईयर हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो इनका बेस ईयर है दैट इज 2014 से लेके 2016 के जो फूड के प्राइजेस हैं उनके बेस पे ये इस इंडेक्स के जो स्कोर हैं उसको निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हवा की क्वालिटी के ऊपर
6 पोल्यूटेंट्स के अलग अलग क्वांटिटी बताई है कि हवा के अंदर कितनी क्वांटिटी इनकी होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने 6 कौन कौन से जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है, आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। दैट इज़ आपने ये याद रखना है कि 2005 के मुकाबले यहाँ पे 2021 की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर कईयों के लिए डिक्रीज़ करी है और कईयों के लिए सेम है और कईयों के लिए ये इंक्रीज़ करी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो हवा के अंदर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे ओजोन के बारे में उन्होंने बताया कि 8 घंटे के अंदर वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग जो पोल्यूटेंट्स है उनकी जो क्वांटिटी है कितनी होनी चाहिए उसको चेंज किया है। आपने इनकी क्वांटिटीज़ के बारे में याद रखना है। तो ये जो एयर क्वालिटी का डाटाबेस बेसिकली निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं ताकि जो भी फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे पोल्यूशन हो रही है उसको कम किया जा सके, ताकि हमारी जो भी हम हवा को ब्रीथ कर रहे हैं वो एक तरह से फ्रेश एयर हो सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड के अंदर एनर्जी के ट्रांजिशंस हो रही हैं। दैट मीन्स जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे थे अब वो रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करी जाएगी। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये बताया कि एनुअली जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रिपल हो जाएगी 2030 तक। तो आपने इस रिपोर्ट की कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन मैंने आपको बता ही दिया, और आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी निकालती है। अगर मैं यहाँ पे इरीना की बात करूँ, यहाँ पे इस एजेंसी के बारे में बात करूँ, 2009 में इसको बनाया गया था बॉन जर्मनी के अंदर, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आबू धाबी UAE के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन निकालता है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को निकालते हैं। नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि सोशल स्टेटस हो गया वो इंक्रीज कर रहा है, लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज कर रही है, हैप्पीनेस इंक्रीज कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो रिपोर्ट है अलग अलग कंट्रीज को रैंक करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंडिया का रैंक देखूं तो 139 से इंप्रूव किया है, जो कि अब 136 तक आ गया है आउट ऑफ 150 कंट्रीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये जीडीपी के साथ साथ हेल्थ, उनकी जो लोगों की हेल्थ है वो कैसी है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं और उसके बेस पे ही ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के बारे में, तो ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है उसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके। 2012 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में। एयर क्वालिटी की जो पहली वाली रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की है और ये IQ एयर की है, जो कि एक स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़ हैं उनको रैंक करते हैं। उन सिटीज़ के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो कितना ज़्यादा मिल रहा है एयर के अंदर, उसके बेस पे ही यहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनको रैंक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो न्यू दिल्ली है उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। दैट मीन्स यहाँ पे एयर में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो इंडिया का रैंक है, जो कि न्यू दिल्ली का रैंक है, वो 4 सालों से सेम ही है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 सालों से जो न्यू दिल्ली है वो टॉप पे ही आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो सिटी है वो मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, जो कि 2021 वाला जो इन्होंने नीति आयोग ने रिलीज़ किया था। अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो नीति आयोग है हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको रैंक करती है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रही है। अब आपको पता है एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, एंड इवन वो जो स्टेट है वो कोस्टल स्टेट होनी चाहिए, तभी तो वो एक जगह से जो दूसरी जगह एक तरह से शिप्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट वगैरह है उसमें अव्वल हो पाएगी। तो यहाँ पे जो गुजरात है वो फर्स्ट रैंक पर आया है। इन द सेम वे महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो तमिलनाडु हैं उन्होंने सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ रैंक है वो अचीव किया है। आपने याद रखना है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है वो नीति आयोग का है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कौन कितना कर रहा है वो इन सारे के सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे उस स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। इवन क्या उस स्टेट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है कि नहीं, फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए हैं कि नहीं, इस चीज़ पे ये जो रिपोर्ट है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उनकी एक रिपोर्ट निकलती है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022।
अब इस रिपोर्ट का नाम आपने याद रखना है, दैट इज सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन निग्लेक्टेड क्राइसिस अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने पॉपुलेशन को अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के साथ रिलेट किया है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जो कि एक तरह से प्लान्ड नहीं होती। यहाँ पे जैसे रेप केसेस की वजह से प्रेगनेंसीज होगी या फिर अनअवेयरनेस की वजह से प्रेगनेंसीज होगी, उनको हम अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जो है वो बोल देते हैं। यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि 60% ऐसी अनइंटेंडेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें से जो 30% होती हैं वो एबॉर्शन में लीड कर जाती हैं। दैट मीन्स इनको रिमूव कर दिया जाता है। इन प्रेगनेंसीज को बेसिकली जो फीटस है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट ने इस चीज़ के बारे में बताया है। इवन इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि 2015 और 19 के बीच में ही यहाँ पे जो अनइंटेंडेड जो प्रेगनेंसीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में। देखो, दो रिपोर्ट्स हैं, एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं, और ये है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट। जो इन्वायरमेंट रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इस रिपोर्ट को निकालती हैं। इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो तो उस चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो गया, जैसे इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कैसे डिक्रीज कर रही है, जो लोगों की माइग्रेशन है वो कैसे इंक्रीज कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये CSC एंड डाउन टू अर्थ द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। तो अगर मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो न्यू दिल्ली के अंदर ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोआ लेड रिपोर्ट के बारे में। तो नोआ लेड रिपोर्ट जो है एक रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालते हैं, जिसका नाम है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये बताया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कैसे जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि 2050 तक जो सी लेवल है 10 से 12 इंच तक राइज कर जाएगा। और आपको पता है कि सी लेवल राइज होने की वजह से जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एक तरह से सबमर्ज हो जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हो सकता है ना, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहा है। आपने इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है, दैट इज द सी लेवल राइज टेक्निकल रिपोर्ट, और ये भी याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे चेक किया जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो अच्छे से दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करूँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोई भी एक पर्सन जो है किसी चीज़ की इन्वेंशन करता है, कोई नई चीज़ बनाता है। अब उस नई चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पेटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे ही इस इंडेक्स को निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव किया है पिछले साल के मुकाबले, और यहाँ पे इवन जो इंडिया का स्कोर है वो भी इम्प्रूव किया है। तो आपने ये भी याद रखना है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस रिपोर्ट को निकालते हैं, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर जो टॉप किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है पेटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें चेक करी जाती हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बिजनेसेस हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। दैट मीन्स ऑफ कोर्स बिजनेसेस हैं तो नई नई चीज़ें लेके आएंगे, नए नए बिजनेस जो है वो डेवलप करेंगे। अब वो बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। अगर वो सस्टेनेबल है दैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने की तरीके हैं जैसे एमिशंस वगैरह हैं उसको रिड्यूस किया है उन बिजनेसेस ने। तो इस रिपोर्ट के तहत जो इंडिया के बिजनेसेस हैं उनको 5th रैंक पे रखा गया है। और इवन इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि जैसे पिछले कुछ सालों के मुकाबले यहाँ पे जो बिजनेसेस होते थे उनमें से जो 53% बिजनेसेस हैं वही सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन अब वो इंक्रीज होकर 80% हो गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो गया है कि हर एक चीज़ जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आपने इन रिपोर्ट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीड रिपोर्ट के बारे में। तो लीड रिपोर्ट क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है एक यूनाइटेड स्टेट की एक काउंसिल है वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो US है वो इंक्लूडेड नहीं होता और बाकी की कंट्रीज़ के अंदर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको काउंट करते हैं।
ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि एनर्जी और इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि चाइना ने इस रिपोर्ट के अंदर टॉप किया है, क्योंकि चाइना के अंदर ही एनर्जी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इन द सेम वे सेकंड जो पोजीशन है वो कनाडा ने हासिल की है, और इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे आया है। और इंडिया के अंदर भी इन्वायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड जो नई नई डेवलपमेंट्स हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है। आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो यूएस है वो इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपकी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो कवर हो चुकी हैं। इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी की जो बची हुई रिपोर्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।